जय हिंद दोस्तों, एक बार मैं फिर आत्मा सिंह आप सभी दोस्तों का, मित्रों का ज्ञान एकेडमी परिवार में, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज के परिवार में आपका फिर से पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, फिर से आप बिल्कुल सक्रिय हो जाइए और सक्रियता के साथ संवैधानिक विकास के अगली कड़ी को पढ़ें। और इसके पहले मैंने आपके साथ अंतरिम सरकार के गठन के विषय में बात किया था। अब आज मैं आपके साथ संविधान सभा के गठन की बात करूंगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान दें, आप जितना हो सके दोस्तों सीरियस होकर चीज़ों को पढ़ें, कंटेंट को पढ़ें। देखिए, ये केवल एक मात्र वीडियो नहीं है, हमारे पूरे टीम की मेहनत होती है और बहुत शिद्दत के साथ चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आप लोग इन चीज़ों को सीरियसली पढ़ें। इससे क्या होता है ना कि जब आप सफल होते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, तो हमें भी उसमें से खुशी मिलती है कि हाँ, ये हमारा स्टूडेंट था और आज इस सफलता को प्राप्त किया है। तो दोस्तों, मेरी इस बात को आप गहराई से लीजिएगा, जरूर गहराई से लीजिएगा, क्योंकि देखिए, जीवन में जो सफल होता है उसके पीछे हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, और जो संघर्षमान होता है ना, वो अकेला ही संघर्ष करता रहता है। तो कोशिश करिए, आज आप अकेले संघर्ष करिए और सफल हो जाइए, और जब सफल हो जाएंगे तो पूरा संसार आपके पीछे चलने को तैयार हो जाता है दोस्तों। और एक चीज और याद रखिएगा कि जिन जिन पर ये संसार हंसता है, बाद में वही इतिहास को बदलता है, वही इतिहास को बनाता है। आप किसी व्यक्ति को उठा लीजिएगा, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनके साथ भी लोगों का जो व्यवहार होता था बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन देखिए, कहाँ भीमराव अंबेडकर जी को लोग मतलब अछूत की श्रेणी में रखते थे, वो अछूत के उसमें रखा करते थे। लेकिन आज देखिए, वही भीमराव अंबेडकर संविधान के पितामह हैं, जिससे पूरे देश की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। तो दोस्तों, कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पर जग हंसा है वही इतिहास को बदला है, वही इतिहास को बनाया है। तो दोस्तों, ध्यान दें, आगे मैं इसी के साथ आगे अपने लेक्चर को लेके चलता हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा, आप पेन कॉपी लेकर के बैठें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इससे क्या होता है, आपके दोस्तों को भी हमारे द्वारा लाए गए कंटेंट का फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, और आसानी से वो भी अपनी तैयारी को संपन्न कर पाते हैं। तो देखिए, लेक्चर प्रारंभ करने से पहले कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां हैं आपके सामने, आप उनको देखेंगे। आपके सामने मोटिवेशनल पंक्तियां क्या है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो दोस्तों, फिर से मैं वही बात कहूंगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। आज आप स्टडी कर रहे हैं, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो लगता होगा कि हम कितने अकेले हो गए। नहीं भैया, कोई भी व्यक्ति है, दोस्तों ध्यान दो, कोई भी व्यक्ति है, जब वो संघर्षरत होता है तब वो अकेला ही चलता है, वो अकेला ही जाता है, अकेला ही जाता है। आप लोग इस चीज से मोटिवेट हो जाइए कि एक मिनट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पे मैंने कहा संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। मैं एक आपको इसके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसे दशरथ माझी का नाम आपने सुना होगा, दशरथ माझी का नाम आपने सुना होगा। उसने पर्वत को काटकर रास्ता बना दिया, उसने पर्वत को काटकर रास्ता बना दिया। सोचो, जब वो पर्वत को काट रहा था तो लोग उसको बेवकूफ समझ रहे थे, उनको लग रहा था ये क्या कर रहा है। लेकिन याद रखें, वो क्यों पर्वत काटा, उसके पीछे की कहानी आप सब जानते हैं।
संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब वो पर्वत को काट रहा था ना छेनी हथौड़ी से, कोई साथ में नहीं था। और जिस दिन वो माउंटेन मैन के रूप में विश्व में फेमस हुआ, उस दिन कहते हैं ना, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो जिस दिन वो सफल हुआ, उस पे से रास्ता, पर्वत का सीना चीरते हुए रास्ता तैयार कर दिया, और उस दिन उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, जिस जिस पर ये जग हंसा है, लोग उसी दशरथ माझी पे हंसते थे, लेकिन बाद में उसी ने इतिहास को रचा है। तो दोस्तों, मित्रों, प्रेरणा लीजिए दशरथ माझी से कि कैसे उसने संघर्ष किया और उसने इतिहास रचा। उसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आप लोग भी बिल्कुल शिद्दत से लग जाइए और अपने एग्जाम को बिल्कुल क्लियर कर दीजिए। किसी भी तरीके का कोई सस्पेंस ना हो और सफलता के उस शिखर पे अपना परचम लहराइए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं। ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन। अब देखिएगा, इसके पहले मैं आपके साथ चर्चा किया था किस पर, अंतरिम गवर्नमेंट पे, कि अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई। जो कैबिनेट मिशन प्लान का एक हिस्सा था, उसमें कहा गया था कि भारत में एक अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना किया जाएगा। उसके बाद भारत में संविधान सभा का गठन होगा, ये भी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में दिया गया था। तो जो भारत में संविधान सभा का गठन होगा, तो इसके थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं कि संविधान सभा का गठन या संविधान सभा का निर्माण से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, वो सर्वप्रथम कहां से डेवलप हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है सर्वप्रथम जब डेवलप हुआ, ये डेवलप हुआ ब्रिटेन से। कहां से दोस्तों? ये सर्वप्रथम डेवलप हुआ ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में सामंतवादी और एक और महान व्यक्तित्व थे, सर हेनरी मेन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन के हैं ये दोनों लोग, सामंतवादी और सर हेनरी मेन के द्वारा सर्वप्रथम इसका कॉन्सेप्ट दिया गया संविधान सभा का। इसका अवधारणा दी गई। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। लेकिन इसका जो व्यवहारिक रूप में लागू करने की बात आती है कि व्यवहारिकता के साथ संविधान सभा का जो प्रयोग है वो कहां पर हुआ। तो व्यवहारिकता की जब बात करेंगे, तो व्यवहारिकता में देखिएगा कौन आएगा। व्यवहारिकता में आप देखेंगे तो यहां पर दो देश आते हैं। एक तो है अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, और दूसरा है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पहला है अमेरिका, दूसरा है फ्रांस। तो बताइए, देखिएगा, संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम जो इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ वह ब्रिटेन के सामंतवादी और सर हेनरी मेन की देन है। लेकिन जो इसका व्यवहारिक रूप से कार्य में परिणत हुआ ये, तो यह अमेरिका और फ्रांस के द्वारा सर्वप्रथम व्यवहार में इसको लाया गया दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट, जो भी आप करना चाहे इसको करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा, आगे की बात यह है कि जैसे भारत में संविधान सभा के दर्शन की बात किया जाए कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के दर्शन कहाँ होते हैं, तो भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के जो दर्शन होते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सन 1895 में स्वराज बिल प्रस्तुत किया गया था। उस स्वराज बिल के अंदर सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी। किस पे? स्वराज बिल के अंदर। स्वराज बिल कब प्रस्तुत हुआ? 1895 में प्रस्तुत हुआ। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। भारत में संविधान की मांग का साक्ष्य
सर्वप्रथम कब मिला? सर्वप्रथम कब मिला? तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम ये मिला 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बिल लाया गया था। उसको बिल का नाम दिया गया था स्वराज बिल। क्या नाम दिया गया था? स्वराज बिल। इसी के अंदर सर्वप्रथम बात की गई थी किसकी? संविधान सभा की मांग के। कब आया था? 1895 में। दोस्तों इस पे गौर फरमाइएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं बारंबार आपसे कह रहा हूं, स्ट्रिक्टली आपसे बता रहा हूं कि इन चीजों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब सर्वप्रथम संविधान की मांग की चर्चा कब की गई? तो सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज बिल के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। तो ध्यानपूर्वक इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा और इसको अच्छे से अपना तैयार करते चलिएगा। अब आगे देखते हैं सन 1922 में। सन 1922 की एक घटना है। सन 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? जो भारतीय संविधान होगा, जो भारतीय संविधान होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सन 1922 में महात्मा गांधी जी ने के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा, है ना? भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। जो भारतीय संविधान होगा भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ठीक है, क्लियर है? जो भारतीय संविधान होगा भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। अब इसके बाद आगे मैं बढ़ता हूं इसी के साथ, देखिएगा। इसके बाद सन 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू, सन 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी मांग की गई। क्या मांग किया गया? मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सम्मुख, किसके सम्मुख? ब्रिटिश सरकार के सम्मुख, क्या किया गया? संविधान सभा की मांग रखी। संविधान सभा की मांग रखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। सन 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग रखी थी दोस्तों। और इसी के साथ आप देख पाएंगे, क्या पाएंगे? तो देखिएगा कि जब 1924 में इन्होंने इस मांग को रखा तो औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? M.N. राय के द्वारा की गई। कब की गई? ये किया गया सन 1934 में। कब किया गया? M.N. राय के द्वारा किया गया सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, वो भी किसके द्वारा? M.N. राय के द्वारा किया गया। और इसका जो व्यवहारिक रूप में प्रयोग है, ये त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन
अधिवेशन 1939, ध्यान रखेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नेहरू ने कांग्रेस के सामने इसकी मांग रखी थी। इसकी संविधान सभा की इसकी मांग रखी थी। ठीक है, ठीक दोस्तों, ध्यान दें फिर से। औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसने किया? एम.एन. राय ने किया। कब किया? 1934 में किया। और इसका जो व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे कांग्रेस के सामने जो मांग रखी गई वो त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, और ये 52वां कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा था? 52वां कांग्रेस का अधिवेशन था, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन। इसके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग रखी थी। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। 1939 तक तो ये घटनाक्रम चला। उसके बाद क्या होता है? यहीं पर 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब आप लोगों को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था पहले सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम जो ये युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध में जर्मनी का था हिटलर। कौन था? हिटलर। जर्मनी का था हिटलर। उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। किस पर? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। पोलैंड पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। अच्छा, अब जब पोलैंड पर इसने आक्रमण कर दिया तो जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। जब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया तो उसी समय क्या हुआ कि लगभग विश्व 2 गुटों में बट रहा था। बटने की पूरी वो हो गई थी कंडीशंस। तो ब्रिटेन के जो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिथगो, उन्होंने भारतीयों को बिना भारतीयों से पूछे, बिना भारतीयों से इजाजत लिए युद्ध में शामिल होने के लिए घोषित कर दिया। युद्ध में शामिल कर लिया। और लॉर्ड लिथगो साहब ने क्या कहा? लॉर्ड लिथगो साहब ने कहा कि भारत जर्मनी के खिलाफ हमारे साथ युद्ध में खड़ा है। मतलब ये कि सीधा सीधा कहने का सेंस है कि जो भारत है उसको वो अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं। तो जो कांग्रेस कार्यकारिणी थी उसने कहा आपने बिना हमसे पूछे, हमसे कहे हुए आपने हमको कैसे युद्ध में शामिल कर दिया, तो और इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो लॉर्ड लिथगो ने वही घिसा पिटा पुराना डायलॉग मारा। क्या डायलॉग था उनका? कि भैया जैसे युद्ध समाप्त होगा, क्या होगा? जैसे युद्ध समाप्त होगा हम आपको औपनिवेशिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे। वही पुराने वादे है ना, औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे। ठीक है, फिर कांग्रेसियों ने क्या किया? जब कांग्रेसियों ने देखा कि हमें से वही पुरानी बात ही कर रहे हैं, कौन? लॉर्ड लिथगो साहब। फिर कांग्रेसियों ने क्या किया? जो इनकी गवर्नमेंट थी जितने राज्यों में, जितने प्रांतों में, इतना आप स्क्रीनशॉट करिए, आगे मैं फिर चलता हूं। चलिए आप देखिएगा जितने प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जितने प्रांतों में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसने
इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा कब दिया? इस्तीफा दिया इन्होंने 15 नवंबर सन 1939 को। कब दिया? 15 नवंबर सन 1939 को दिया। अब देखो कांग्रेस, भाई मैक्सिमम प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, है कि नहीं? मैक्सिमम प्रांतों में गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी। अब उसी समय जो मुस्लिम लीग था वो ऐसे भी कांग्रेस से बहुत ज्यादा जलता था, चिढ़ता था। तो उसने क्या किया, जब इन्होंने इस्तीफा दिया 15 नवंबर को, तो उसने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस। और इसमें केवल यही नहीं थे, इसके साथ भीमराव अंबेडकर जी का भी समर्थन था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी समर्थन था। ये दलितों के नेता कहे जाते थे ना, दलितों के नेता थे। तो इन्होंने भी मुस्लिम लीग का सपोर्ट किया जब मुक्ति दिवस मनाया। मतलब ये कहने का कि कांग्रेस के इस्तीफा देने से हमें मुक्ति मिल गई, ऐसा मुस्लिम लीग ने कहा। किसने कहा? मुस्लिम लीग ने। मुक्ति दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। और इसके समर्थन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। ठीक है, इतना सारा ये घटनाक्रम रहा। फिर सन 1942 में एक क्रिप्स प्रस्ताव आता है भारत। क्या आता है? क्रिप्स प्रस्ताव भारत आता है। वो भी देखिए, उसके पीछे भी बहुत बड़ा घटनाक्रम है। मैंने आपसे क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में बात भी किया था। तो क्रिप्स प्रस्ताव जब आता है तो उसमें भी संविधान सभा के निर्माण की बात की गई थी। स्पष्टता उसमें बताया गया था एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन व्यवहारिक रूप नहीं था उसमें। क्या नहीं था? व्यवहारिक रूप नहीं था उसके अंदर। देखिएगा, कहा गया संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात किस किया जाएगा? ये किस मिशन का है? तो ये क्रिप्स मिशन का ही देन है। किसमें? क्रिप्स मिशन कब आया था? सन 1942। कब आया क्रिप्स मिशन? 1942। इसने स्पष्टता इस बात को बताया था, स्पष्टता इसने इस प्रपोजल में था, लेकिन ये व्यवहारिकता में लागू नहीं हुआ। व्यवहारिक रूप से ये कब लागू हुआ? कैबिनेट मिशन में 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 में इसे व्यवहारिक रूप दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया। इसी के विषय में एक ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं, ब्रिटिश विधि शास्त्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट है। ब्रिटिश विधि शास्त्री थे। उनकी एक बुक है, उनकी बुक का नाम देखिएगा क्या है? उनकी बुक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, क्या नाम है उनकी बुक का? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने क्या कहा था? देखिएगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अपनी बात क्या रखी थी? इन्होंने बोला था क्या? संविधान सभा कांग्रेस है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने उसमें क्या बोला था स्टेटमेंट में कि संविधान
सभा, इनका ये स्टेटमेंट है, संविधान सभा कांग्रेस है विधानसभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, है ना, कांग्रेस भारत था। ये ब्रिटिश विधि शास्त्री का नाम क्या है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, जी ऑस्टिन। क्या नाम है इनका, जी ऑस्टिन। यहां पे लिख देता हूं, ऊपर ध्यान रखेगा, जी ऑस्टिन, ठीक है। इन्हीं का ये स्टेटमेंट है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, भारत था। बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। इसका होता है संविधान सभा के हम गठन की बात करते हैं। तो देखिएगा, हटा देता हूं इसको। अब संविधान सभा के गठन की बात करें अगर, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ। किसके अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन के अनुसार, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा पहले से डिसाइड हो गया था संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे। तो टोटल मेंबरों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, 389। 389 में भी डिवीजन हुआ था। कितना क्या डिवीजन हुआ था, तो बताया गया 93 सदस्य आएंगे देसी रियासत से। कहां से आएंगे, देसी रियासत से। मैंने प्रीवियस क्लास में भी इस पर चर्चा किया था, गड़बड़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक से इत्मीनान से पढ़ेंगे आप लोग। और इसके बाद 296 मेंबर सदस्य, 296 सदस्य आने थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत और चीफ कमिश्नरशिप क्षेत्र से, ठीक है, ये आने थे। अब देखिएगा टोटल ब्रिटिश प्रांत उस समय कितने थे, ध्यान दीजिएगा। टोटल ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 11। चीफ कमिश्नरशिप क्षेत्र कितने थे, 4। कितने थे, चीफ कमिश्नरशिप क्षेत्र थे दोस्तों 4, ठीक है। कितने थे, 4 थे। भारतीय प्रांत है, यहां से टोटल सदस्यों की संख्या 292 और 4 सदस्य कहां से आने थे, चीफ कमिश्नरशिप वाले क्षेत्र से। अच्छा, चीफ कमिश्नरशिप वाले क्षेत्र में कौन कौन से थे, दिल्ली था, पहला कौन सा था, एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर, दूसरा था, यहां ऊपर लिख देता हूं, अजमेर मारवाड़, ठीक है। तीसरा था कुर्ग और चौथा था ब्रिटिश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र थे आपके चीफ कमिश्नरशिप वाले। कौन कौन से हो गए, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। अजमेर मारवाड़ एक में ही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। तो ये हो गए चीफ कमिश्नरशिप वाले क्षेत्र। 11 थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत के, ठीक है। अब इसके बाद ये सदस्यों का हो गया यहां पर बंटवारा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब बात आई चुनाव की, जब चुनाव संपन्न हुआ ना दोस्तों, जब चुनाव संपन्न हुआ तो देखा गया क्या कि जब चुनाव संपन्न हुआ, अच्छा चुनाव में क्या आना था, मैंने प्रीवियस क्लास में बात किया था इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि जो प्रांतीय विधानसभा हैं, उनके सदस्य हैं प्रांतीय विधानसभा के, उनके द्वारा अपने क्षेत्रों से संविधान सभा के सदस्यों का चयन करना है, निर्वाचन करना है, ठीक है। तो उसी चीज को आगे हम बात करते हैं। जब चुनाव संपन्न हुआ तो बताया गया कि 208 सीटें
कांग्रेस को, किसको, 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, किसे, मुस्लिम लीग को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 8 सीटें निर्दलीयों को, 8 सीटें निर्दलीयों को 8 सीटें मिले और एक एक सीट कुछ और छोटे छोटे दलों को प्राप्त हुआ। जैसे छोटे छोटे दलों के नाम है, एक यूनियनिस्ट पार्टी, पहली पार्टी कौन सी है, यूनियनिस्ट पार्टी, दूसरी पार्टी कौन सी है, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट मुस्लिम शेड्यूल कास्ट, ठीक, ये दूसरी पार्टी हो गई। तीसरी जो पार्टी महत्वपूर्ण पार्टी आपकी होगी कृषक प्रजा पार्टी, कौन सी होगी, कृषक प्रजा पार्टी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एक सीटें वाली पार्टी है, कृषक प्रजा पार्टी। और अगली है अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति संघ, अनुसूचित जाति संघ, ठीक है, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ। और इसके बाद सिख, इसके बाद कौन आएंगे, सिख आएंगे, वो भी ऐसे सिख आएंगे जो कि गैर कांग्रेसी होंगे, गैर कांग्रेसी। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को निराश नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पता है ये सब चीजें आपसे एग्जामों में पूछ लेते हैं ना, तभी हम कहने लगते हैं भाई पेपर तो बहुत टफ था। भैया पेपर कहीं बाहर से थोड़ी ना पूछा जाता है, आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है, पेपर कभी टफ नहीं होता, सिंपल सी बात है। आपने अच्छी स्टडी नहीं किया इसलिए आपको टफ लगता है, इसलिए मैं बारंबार आपसे दरख्वास्त करता हूं क्या कि आप लोग सीरियस होकर स्टडी करिए। आप पता है बहुत सारे लोग हैं इनको छोड़ देते हैं, अरे भैया यहां से प्रश्न बनेगा तो क्या आप मना कर देंगे, नहीं ना, आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आपने मोटा मोटा पढ़ लिया, 208 सीटें कांग्रेस की हो गई, 73 सीटें हो गई मुस्लिम लीग की हो गई, 8 सीटें निर्दलीय की हो गई, और टोटल सीटें यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, 296 सीटें आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, अगर हम इसको जोड़ें भी तो 208 हो गई, 73 हो गई, 8 ये निर्दलीय के हो गए, 8 8 16 3 19 की 9 हो गए, 3 1 7 1 8 हो गया, 289। मतलब अभी भी इसमें कितने 7 सीटें कम है, कितनी सीटें कम है 7। तो क्या आप 289 की काउंटिंग करेंगे कि 296 की करेंगे, तो भैया 296 की करेंगे ना हम काउंटिंग, तो इसीलिए 296 आना चाहिए, तो और सीटें 7 कहां चलेंगे, तो उन्हें जानना क्या जरूरी नहीं है बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि देखिए यहां पर एक एक सीटें मिली है यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट मुस्लिम शेड्यूल कास्ट को, और एक कृषक प्रजा पार्टी को, एक अनुसूचित जाति संघ को, और एक सीट मिली सिख को जो गैर कांग्रेसी हैं, और एक सीट मिली साम्यवादियों को, और एक सीट किसको मिली, साम्यवादी को, एक सीट मिली साम्यवादियों को। अब देख लीजिएगा 7 कम है, और एक यूनिस्ट, एक क्या हो गई यूनियनिस्ट 8 हो गई, यूनियनिस्ट मुस्लिम शेड्यूल कास्ट 9 हो गई, है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो मतलब ये हो गए टोटल कितने 296 सीटें। तो कंफर्म हुआ, बिल्कुल क्लियर है ना, इतनी सीटों पे हुआ। अब जब ये चुनाव संपन्न हो गया और संविधान सभा का गठन हो गया या उसका गठन हो रहा था, तो उसी टाइम पे आगे देखते हैं। पहले आप और देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा, देखिएगा। तो ये कहा गया कि इस प्रकार यह संविधान सभा एक बहुदलीय सभा हो गई। जो ये संविधान सभा है, यह संविधान सभा
बहुदलीय है। कैसी है ये? बहुदलीय। क्या इसमें आपको कोई एक दल दिख रहा है? नहीं भैया, मुस्लिम लीग अलग, कांग्रेस अलग, यूनिस्ट पार्टी अलग, यूनिस्ट मुस्लिम शेड्यूल कास्ट अलग, सिख अलग, साम्यवादी अलग, और इसके साथ साथ आपने देखा उसको कृषक प्रजा पार्टी अलग। तो ये सभी अलग अलग पार्टियां, भले एक सीट ही से, लेकिन सबका ही संविधान सभा में शेयर था। इसलिए यह संविधान सभा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सभा ना होकर के यह बहुदलीय सभा बन गई, बहुदलीय पार्टी की सभा बन गई, बहुदलीय पार्टी की सभा बन गई, बहुदलीय पार्टी की सभा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग इनको स्किप कर देते हैं। नहीं, आप लोगों से मैं बारंबार रिक्वेस्ट करता हूं, पूरा वीडियो देखा करिए, सीरियस होकर बैठा करिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो देखिएगा, क्या मैंने बताया, यह संविधान सभा एक दलीय ना होकर क्या थी? बहुदलीय पार्टी थी। और इसके बाद बताया गया कि जो एंग्लो इंडियन थे उसका नेतृत्व फ्रैंक एंथनी कर रहे थे। एंग्लो इंडियन जो थे उनका जो नेतृत्व है फ्रैंक एंथनी। उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? फ्रैंक एंथनी कर रहे थे। और जो पारसी समुदाय था, यहाँ पर पारसी समुदाय का एच मोदी, पारसी समुदाय का नेतृत्व कौन कर रहा था? एच मोदी कर रहे थे। एच मोदी कर रहे थे। कौन कर रहा था? एच मोदी। ठीक है, ये पारसी समुदाय का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। अच्छा, अब देखिए इसके बाद के घटनाक्रम की हम बात करते हैं। ये तो पूरा का पूरा निर्वाचन हो गया, किसका? संविधान सभा का निर्वाचन हो गया। अच्छा, संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर को। कब हुई? प्रथम बैठक संविधान सभा की हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? प्रश्न आता है ये। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस संविधान सभा के बैठक में जो सदस्यों की इस संविधान सभा के बैठक में जो अध्यक्षता किया था, तो अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष इसके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों ध्यान देंगे, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, टोटल सदस्यों की संख्या जो थी प्रथम बैठक में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये कभी पूछ ले आपसे, तो प्रथम बैठक में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? टोटल सदस्यों की संख्या 207 थी प्रथम बैठक में। ठीक है दोस्तों, और मुस्लिम लीग ने भाग भी नहीं लिया। और यह पृथक संविधान सभा की मांग करने लगे। कौन? मुस्लिम लीग वाले। पार्टिसिपेट भी नहीं किया, और इन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट भी उसमें नहीं किया संविधान सभा में, और पृथक संविधान सभा की मांग करने लगे। ठीक है, ये यहां तक की रही मेरी आपकी बात। अच्छा, बीच में एक घटनाक्रम और आता है इसके बाद। दरअसल यहीं से पहले इसको बता देता हूं, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, दरअसल 9 दिसंबर को ये हुआ, और फिर 11 दिसंबर की डेट आती है। कब? 11
11 दिसंबर 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। 2 दिनों के उपरांत 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। अब देखिएगा दोस्तों, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। क्या ये आपके समझ में आ रही चीजें ना? फिर से एक बार पुनः मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में टोटल उपस्थित सदस्यों की संख्या थी 207। मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने इसका बहिष्कार किया। किसका? संविधान सभा का। और उसने पृथक संविधान सभा की मांग करने लगे वो लोग। और आगे देखिए क्या हुआ। जब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई तो इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। और उसके जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। और देखिएगा 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या दोस्तों मेरी ये जो बात मैंने आपसे किया अभी तक, क्या आप लोगों के समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स पर एक बार थम्स अप जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि नहीं मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपके समझ में भली भांति आ रहा है। और अगर किसी पॉइंट पे आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें, जरूर लिखें। जब भी मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा आपके क्वेश्चन का मैं समाधान करूंगा दोस्तों। ठीक है, और शिद्दत के साथ लग के दिल से लग के जो है पढ़ाई करो, क्योंकि दिमाग और दिल जब दोनों कॉन्सेंट्रेट होते हैं ना दोस्तों, तभी स्टडी अच्छे से होती है। केवल दिमाग कॉन्सेंट्रेट हो, दिल कहीं घूम टहल रहा हो तो भी प्रॉब्लम। अगर दिल से हो, दिमाग घूम टहल रहा हो कहीं तो भी प्रॉब्लम। तो दोनों को एक साथ कंसंट्रेट करिए और अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतर बनाइए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद आगे क्या घटनाक्रम आता है। आगे के घटनाक्रम के विषय में मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। दरअसल क्या हुआ, सन 1947 का समय था, सन 1947 का टाइम था। और उस समय देश का जब बंटवारा हुआ उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बंटवारे से पहले पूर्वी बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। कहां से चुने गए थे? संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। कहां से? पूर्वी बंगाल से। लेकिन जब विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान के अंदर। कहां चला गया? या पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो अब क्या हो, तो वहां से उनको इस्तीफा देना पड़ा। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को।
फिर इनको, क्योंकि महत्वपूर्ण पर्सनालिटी थी, इनको संविधान सभा में रखना बहुत ही जरूरी था। फिर क्या किया गया, एम.एन. जयकर साहब को, कौन थे, एम.एन. जयकर साहब, M.R. जयकर साहब को, M.R. जयकर साहब को महाराष्ट्र के पूना सीट से इस्तीफा दिलाया गया। महाराष्ट्र के पूना सीट से इस्तीफा दिलाया गया। किसको इस्तीफा दिलाया गया, M.R. जयकर साहब को पूना सीट से इस्तीफा दिलाया गया। और फिर से उपचुनाव हुआ, और इस उपचुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूना से निर्वाचित होकर संविधान सभा में आए। कहां से निर्वाचित होकर, पूना से निर्वाचित होकर। पूना से कौन निर्वाचित हुआ, फिर पूना से निर्वाचित हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कहां से, पूना सीट से, पूना का, महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके संविधान सभा का संपूर्ण गठन, जिस पर मैंने आपके साथ विस्तृत चर्चा किया। हो सकता है, मैं मानता हूं कि कुछ फैक्ट्स आपके समझ में ना आए हों, लेकिन मेरे द्वारा दिया गया प्रत्येक कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। और आप लोग जितनी बार हो सके उतनी बार इस वीडियो को देखिएगा, और जितनी बार देखेंगे नए नए कंटेंट आपके समझ में आएंगे। और फिर से दोस्तों आपको बता दूं, आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का अगले वीडियो से एक लिंक्ड होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि पिछली घटना से आगे वाली घटना जो होती है, कहीं ना कहीं उसका एक दूसरे से संबंध होता है दोस्तों। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कशन क्या किया, आज संविधान सभा के गठन के विषय में आपके साथ डिस्कशन किया। आगे मैं संविधान सभा के निर्माण के विषय में बात करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ संविधान सभा के निर्माण से संबंधित या माउंटबेटन प्लान से संबंधित आपसे मैं चर्चा करूंगा। और तब तक आप खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। केवल पढ़ाई से मतलब नहीं होता, सीरियस होकर पढ़ाई करें दोस्तों। और देखिएगा, मैंने आपसे फिर से मतलब जो पंक्तियां आपने देखा था कि जो संघर्ष करता है वो अकेला ही करना पड़ता है। आप भी अभी संघर्षरत हैं, आपको अकेले ही आगे जाना है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, दुनिया आपको सलाम करेगी दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि शिद्दत से लग जाइए और तैयारी करिए। और इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर मैं पुनः एक नए कंटेंट के साथ नई क्लास में आपके साथ मिलता हूं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।